अभी हम लोग जो फ्री एआई टूल्स हैं उसको समझेंगे, कौन कौन से फ्री एआई टूल्स है, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग को पायलट्स को यूज करने के लिए सोच रहे थे, को पायलट को यूज करने के लिए ट्राई किए थे, कर नहीं पाए थे बिकॉज उसमें सब्सक्रिप्शंस मेरा एंड हो चुका था। पेड वाले हैं बट वेबसाइट्स बनाए थे कुछ इस बीच में, तो वो एंड हो चुका था। तो हम कोडेक्स को यूज करके दिखाए थे। और भी है, उन सबको भी यूज करेंगे। आज ट्राई करोगे उन सबको, और फिर धीरे धीरे हम लोग कोड्स को भी समझेंगे, देन काम भी करते हुए जाएंगे। आज हम लोग सीएसएस पढ़ लिए हैं और सीएसएस से काम करने के लिए भी सीखें। बट जब हम लोग रियल टाइम में वेबसाइट्स बनाएंगे तो प्रॉपर सीएसएस नहीं लिखेंगे, कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो टेलविंड सीएसएस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है अभी के टाइम पे, तो आज टेलविंड सीएसएस को सीखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रॉम्प्ट से ही हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ टेलविंड सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उसको यूज करके देखेंगे। आज हम लोग को पायलट्स को यूज कर रहे हैं तो उसको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करना है नहीं करना है। देन अगर हम कोई और यूज करेंगे तो वही बता देंगे। ठीक है, फ्री में यूज करना है तो फ्री वाले टूल्स के बारे में बता देंगे। कुछ और क्लास कंटिन्यू करते हैं, देन हम लोग एआई टूल्स में क्या क्या यूज करेंगे वो भी बता देंगे। फ्री में हो जाएगा, कोई भी वेबसाइट्स बनाओगे फ्री में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एआई टूल्स को फ्री में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले तो विदाउट एआई या फिर विदाउट हमको पायलट्स के टेलवेंट सीएसएस को समझने का ट्राई करते हैं, क्या होता है नहीं होता है। देन उसको यूज कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। सपोज करो हम आए यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल एक बना लिए और डिफॉल्ट कोड जनरेट भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये बताए थे कि अगर सपोज करो हम बटन बनाए, फॉर एग्जांपल ये सबमिट बटन है, तो बटन्स का प्रीव्यू हम कर सकते हो। वैसे तो डायरेक्ट ऑन कर लेंगे, यहाँ पे भी मिल जाएगा। नहीं तो इसमें दूसरे से लैपटॉप से आज क्लास ले रहे हैं तो इसमें मे भी एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं हो। बटन से एक बनाए यहाँ पे आ गए। हम सपोज करो क्या चाहते हैं कि इस कलर पे ना हम एक प्राइमरी बटन बना लेते हैं, कि प्राइमरी बटन हमारा इस तरीके से होना चाहिए। नहीं, हम पहले से डिसाइड कर लिए कि मेरा ये कलर होगा नहीं होगा। हम जब भी मान लो ऐसा कि प्राइमरी बटन हम लोग को मैक्सिमम टाइम बनाना चाहिए, वो कलर्स मुझे पता है कि क्या रखना नहीं। तो हम स्टाइल टैग के अंदर में आए और स्टाइल टैग के अंदर में हम एक क्लास मान लेते हैं कि उस क्लास का नाम दे दिया करेंगे प्राइमरी। तो डॉट प्राइमरी के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लिए, कलर्स व्हाइट कर लिए। देन विड्थ हम लोग कुछ फिक्स कर लेते हैं, इतना हाइट फिक्स कर लेते हैं। और भी जो जो हमको यहाँ पर लगाना होगा सीएसएस लगा लें। कर्सर पॉइंटर्स कर लिए, सजेशन ऑलरेडी मिल ही रहा है। डॉट प्राइमरी को हम फिर से टारगेट करते हैं और होवर पे हम लोग डार्क ब्लू कर दिए, कलर से भी वही व्हाइट। ये सीएसएस मान लो हम पहले से यहाँ पे लिख रखे थे। अगर ये सीएसएस अप्लाई करना है इस बटन पे, हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास प्राइमरी जैसे ही लगाएंगे ये यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मान लो ये हमारा प्राइमरी कलर था, इस तरीके से हम डिजाइन कर लिए थे। अब अगर हम कोई भी बटन्स बनाएंगे
बिकॉज ये CSS हम लिख रखे हैं। अभी हम लोग इनलाइन इंटरनल CSS को यूज किए, अगर हमको एक्सटर्नल CSS को यूज करना होता तो वो भी कर सकते थे। कैसे करते, एक CSS फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिंक टैग को यूज करते थे, बताए थे कि लिंक टैग को यूज करेंगे और स्टाइल डॉट CSS से लगा, इस पे क्लिक करोगे, फाइल अगर ओपन नहीं है या क्रिएट नहीं है तो क्रिएट भी कर दिया और उस कोड को हम यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही लिखे तो देखोगे कि वो कोड्स हमारा अप्लीकेबल हो चुका, अप्लाई हो चुका है बटन से। अब अगर उस कोड को हम चाहते थे दूसरे बटन पे भी लगाना, दूसरे पर भी लगा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखना कि एक और हम बटन बनाते हैं और सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लगाना चाहते थे, और सपोज करो ये रीसेट बटन बना लेते हैं। अब ये रीसेट बटन नॉर्मल बना, बट यही CSS अगर हम इस पे भी लगाना चाहते तो हम क्या करते, अगर क्लास प्राइमरी लगाएंगे तो सेम CSS इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लग जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर कुछ कॉमन डिजाइनिंग हमें पता है कि यही सब डिजाइनिंग लगाना है, तो वो CSS अगर हम एक बार लिख ले और जब जब हमें चाहिए उस क्लास को ऐड कर लेंगे तो हो सकता है। बिल्कुल यही काम बूटस्ट्रैप करता था। अगर तुम बूटस्ट्रैप को ध्यान से देखोगे तो बूटस्ट्रैप में हम पहले से CSS लिख रखे हैं, और अगर हमें वो CSS लगाना होता था तो उस क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं। एग्जांपल्स के लिए एक दिखाते हैं बूटस्ट्रैप का, हालांकि मेन फोकस हमारा इस क्लास में बूटस्ट्रैप नहीं टैलविंड CSS को पढ़ना है तो वो बताएंगे, बट बूटस्ट्रैप भी पहले यूज होता था तो थोड़ा सा हम बूटस्ट्रैप 5 को भी देख लेते हैं किस तरीके से करें। दो तरीका होता है, पहला तो बूटस्ट्रैप का वो सभी CSS के कोड्स को अपने फाइल्स में या अपने फोल्डर्स में डाउनलोड करके रख लो। दूसरा तरीका होता है CDN। CDN में क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम नेटवर्क। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम नेटवर्क, कि हम डायरेक्ट नेटवर्क से ही कंटेंट को डिलीवर्स करेंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐड करने के लिए यहाँ पे आ जाओगे इंट्रोडक्शन के बाद, सपोज करो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऐड करने के लिए ये वाली जो लिंक है CDN वाली लिंक, इस लिंक को कॉपी कर लो, ऊपर में वही शो हो रहा था, इसको कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो CSS जैसे हम वो फाइल लगाए थे ऐसे अगर ये वाले लगाना था तो हम लगा लिए यहाँ पे। अब ये जो CSS लगा लिए तो अब हम बूट स्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते थे। जैसे सपोज करो बटन हम फिर से बनाए, ठीक है, कैंसिल बटन, लेकिन इस बार ये वाली हम क्लासेस नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि बूट स्ट्रैप का जो क्लासेस है वो यूज कर ले। तो बूट स्ट्रैप का कौन सा क्लासेस है हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर याद है तो ठीक है। BTN प्राइमरी वहां पे वैसे आता है, चलो वो लगा देते हैं, बाकी हम वहां पे क्लास अभी दिखा देते हैं। ये BTN है तो BTN लिख दिए, और BTN प्राइमरी सेकेंडरी जो करना है हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे प्राइमरी कर लेंगे, प्राइमरी का जो कलर था वो लगा देंगे यहाँ पे, सेकेंडरी था तो सेकेंडरी में हो जाता है, या डेंजर एक आता है डेंजर लगा देंगे तो उस तरीके से यहाँ पे वो डिजाइनिंग वहां पे। बोलोगे सर ये कोड तो आपने ही लिखे CSS का, कोड तो हमने लिखे कि रेड करना था, इसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड व्हाइट करना था, वैसा कुछ तो बताया नहीं कलर, बट लगा कैसे, ये पहले से लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे आओगे तुम, जैसे हम बताएं इसमें अगर बटन सर्च कर लोगे तो बटन में देखो प्राइमरी बटन्स में क्या करना था कि बटन टाइप बटन्स था, या यहाँ पे हमको मेन फोकस क्या था कि क्लास हमारा बटन प्राइमरी लगा, तो जो इसमें से लगाना है उस तरीके से कर लेते थे। इसके लिए जो CSS है ऑलरेडी लिखा हुआ था, मेन जो बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट था यही था। तो हम बूट स्ट्रैप को बहुत आसान इसलिए मान रहे थे बिकॉज अब मुझे CSS नहीं लिखना, बस यहाँ पे देखना है कौन से वाले कॉन्सेप्ट चाहिए, जो चाहिए इसमें से, जैसे ये वाला चाहिए तो इसको उठाओ यहाँ से और इस बटन को देखो लगा दो, उस तरीके का बटन यहाँ पे बन जाएगा, हम उसको यूज कर सकते हैं बिकॉज लगा रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डिजाइनिंग तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे इनपुट बॉक्स है, कार्ड्स है, जो उठाना है यहाँ से कार्ड उठा लो, इस तरीके का कार्ड उठाना है, ये रहा कोड, इस कोड को उठाते हैं कंटेंट इसमें चेंज करते हैं और इस तरीके से पहले एप्लीकेशंस बनाते थे। बहुत आसान होता था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम बूट स्ट्रैप से करते थे। एक प्रॉब्लम था इसमें, और वो प्रॉब्लम क्या था कि जब हम यहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से उठा ही लें, बहुत सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट अभी हमारा फोकस बूट स्ट्रैप नहीं है, बूट स्ट्रैप नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे मेनू बार है तो यहाँ पे नैप बार सर्च कर लोगे, तो नैप बार इसमें से जो उठाना है उस वाले कोड्स को, जैसे ये वाले अगर लगाना होता है ये कोड उठाते और हम लगा देते हैं, कंटेंट बस चेंज करना होता, हेडर पार्ट ले लेते हैं, हेडर्स में उस कोड को डालते हैं। देखो नेविगेशन बार आ चुका है यहाँ पे, ये फुल स्क्रीन पे नहीं था तो इसलिए यहाँ पे उस तरीके से आ गया। JS का कोड नहीं लगाया तो इसलिए क्लिक काम नहीं कर रहा, अदरवाइज काम कर जाता। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्स दिख जाएगा। देखो जो बटन हम बनाए थे उस तरीके से
हो चुका है, हमारे नैप बार सर्च बार आ चुका है। बटन्स काम करेगा, उसमें जेएस वाले सीडीएन है, सीडीएन को लगा देंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस तरीके से काम करते थे, कंटेंट बस चेंज करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे थे, बूटस्ट्रैप क्यों रियल टाइम में अभी यूज नहीं करते, क्यों हम पहुंचे एलिमेंट सीएसएस की तरफ, समझने का ट्राई करते हैं इस चीज को। बूटस्ट्रैप यूज करने में प्रॉब्लम क्या था कि बूटस्ट्रैप को अगर हम सीडीएन से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि फाइल्स अगर अवेलेबल ना हो तो इशू आ सकता है। तो हम लोग क्या करते थे, बूटस्ट्रैप को कोड को डाउनलोड करते थे, डाउनलोड कर सकते थे यहाँ से सभी फाइल्स को, फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन बूटस्ट्रैप वाले पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, स्टार्ट में, गेट स्टार्ट में, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा डाउनलोड ऑप्शन, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। देखो, डाउनलोड करते सीएसएस के सभी फाइल्स मिल जाते हैं हमारे पास, और उन सभी फाइल्स को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पूरा सीएसएस यूज करेंगे, इसमें तो बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत सारे सीएसएस के कोड लिखे होंगे, तो हम पूरा सीएसएस इसका नहीं यूज करेंगे, कुछ कस्टमाइज भी करेंगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि सारे सीएसएस आएंगे तो फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी सीएसएस के कोड बहुत ज्यादा लिखे होंगे। काम करेगा बूटस्ट्रैप से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, हमारा वेबसाइट बहुत अच्छा होगा, बट अननेसेसरी फालतू के कोड बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिस वजह से हमारा डॉक्यूमेंट साइज बढ़ जाएगा। और जब हम लाइव करने के लिए सिखाएंगे कि हम किस तरीके से लाइव करेंगे, तो वहां पे बताएंगे जो सर्वर्स हम लोग बाय करते हैं, तो स्पेस भी हमें स्पेस के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है, कितना बड़ा स्पेस लेंगे उस अकॉर्डिंग। तो जितना काम है उतना ही कोड लिखेंगे ना, फालतू का लिख के क्यों ही बर्बाद करना है, स्पेस भी तो हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जितना जरूरत है उतना ही सीएसएस लिखें या उतना ही सीएसएस यूज करें, फालतू का क्यों। यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा टेलवेंट सीएसएस। टेलवेंट सीएसएस का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो करता है क्या है, बोलो देखो हम पहले से सीएसएस नहीं लिख के रखने वाले हैं, पहले से हम कोई भी सीएसएस नहीं लिखेंगे। तो बोलोगे सर फिर कैसे काम होगा। टेलवेंट सीएसएस अगर हम यूज करते हैं तो टेलवेंट सीएसएस का जो मेन है, टेलवेंट सीएसएस पहले से कोड लिख के नहीं रखेगा। क्या होगा, पता है इसको कि ये सब क्लास यूज करेंगे, और इसका जो कंपाइलर, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर्स को यूज करते हैं, यहाँ पे भी इसका कंपाइलर्स आ जाएगा, जो कंपाइलर्स इसको रन टाइम में कन्वर्ट कर देगा। रन टाइम में क्या करेगा, जैसा जैसा हम यहाँ पे क्लास लिखे थे वो कंपाइलर उस अकॉर्डिंग सीएसएस वहां पे लिख देगा, रन टाइम में जनरेट करेगा। तो जिस जिस क्लास को तुम यूज की हो उसी क्लास से रिलेटेड कोड वो लिखेगा। तो फायदा इससे ये होगा कि जितना तुम यूज कियो उतना ही कोड लगेगा या उतना ही कोड जनरेट करेगा। बूटस्ट्रैप पहले से लिख रखा था और ये रन टाइम में जनरेट करके रखता है, फायदा बस यही। तो फालतू के कोड्स नहीं आते हैं, जितना नीड है उतना ही होता है। और भी कुछ डिफरेंसेज है, बट जो मेन डिफरेंसेज है टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप में यही। तो चाहो तो तुम बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि टेलविंड सीएसएस को यूज करो, अननेसेसरी कोड जनरेट नहीं। तो टेलविंड सीएसएस में भी सेम है। तो टेलविंड सीएसएस को भी अगर हम यूज करना चाहते थे, जैसे बूटस्ट्रैप यूज किया, ऐसे टेलविंड सीएसएस को भी यूज करते हैं। तो हम अभी टेलविंड सीएसएस को यूज करना चाहते थे, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं कि फिलहाल तो हम बूटस्ट्रैप को यूज नहीं करेंगे, और इस हेडर वाले पार्ट्स को भी रिमूव कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और अब देखो वो क्लास लगाए भी तो कोई फायदा नहीं। तो टेलविंड को कैसे यूज करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं। सीडीएन यूज करेंगे, कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम नेटवर्क, डायरेक्ट वहीं से काम कर लो, जनरेट करो वहीं पे रखो। दूसरा फायदा क्या है कि जब हम कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम नेटवर्क करते हैं तो वहीं से आता है, बट जब हम लाइव करते हैं रियल टाइम में तो उस टाइम पे हम लोग सीडीएन यूज करना प्रेफर नहीं करते, हम चाहते हैं कि लोकली सीएसएस को रखें ताकि कोई इशू ना आए। क्योंकि थर्ड पार्टी पे हम जितने डिपेंडेंट रहेंगे, प्रॉब्लम ये होगा अगर थर्ड पार्टी नहीं चला तो मेरा वेबसाइट में सीएसएस ही नहीं आएगा, और सीएसएस नहीं आएगा तो बहुत बेकार लगेगा। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि कोड यहीं पे जनरेट, बट हम जो सीखने वाले भी सीडीएन को ही सीखेंगे, तो सीडीएन लिंक के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे सीडीएन लिंक दे दो। लगभग एप्लीकेशन इसको यूज करता है, सर्च कर लेते हैं हम, सीडीएन मिल जाएगा, इसका सीडीएन डॉक में मिल जाना चाहिए। हाँ, हेलो, क्लास। ठीक है, इसके सीडीएन को ढूंढ लेते हैं एक बार।
डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं CDN। इसको उठा लेते हैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को, बस यहीं पे था प्ले CDN। कॉपी करते हैं और हेडर के ऊपर लगा, जैसे इसको लगाए काम हमारा हो चुका है, CDN हमारा लग चुका है। अब हम चाहे तो उसके क्लास को यूज करेंगे, तो चाहो तो इसके डॉक को पढ़ लो, हम इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, डॉक में पूरा मिल जाएगा कि बटन्स के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे हम BTN लगाएंगे तो BTN का जो भी होगा वो इसमें अप्लीकेबल्स हो जाएंगे। तो हम अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, या हम क्या करते हैं इस वाले को भी कमेंट्स कर देते हैं, जो हमारा वाला CSS था उसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करें। तो अगर इसको BTN लगा दें, इसको डिसेबल मत करो, ठीक है। ये स्क्रिप्ट, अगर इसको बटन बनाना था तो BTN हम लोग लगा, नॉर्मल रखता हूँ, फिलहाल कोई क्लास नहीं, बटन बटन। अब यहाँ से डॉक में आए, ठीक है। अगर बटन्स मुझे बनाना है तो सर्च भी कर सकते हैं, आई थिंक इधर कौन कौन से बटन्स है, किस तरीके से होगा। नॉर्मल बटन्स, या तो डायरेक्ट टेम्पलेट्स को भी उठाते तो वो काम हो जाता, बट मेन हमारा रहेगा कि वहाँ पे हम कोड जैसे ही लिखेंगे आ जाएगा। देखते हैं हम अब खुद से ही कुछ क्लासेस लिख के यहाँ पे वो क्लास यहाँ पे आ जाएगा हमारा। नॉर्मल एक ही बटन पे काम कर लेते हैं, बाकियों को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। CDN अगर हमारा कनेक्ट हो गया होगा तो, नहीं हुआ होगा तो फिर से कर लेंगे। अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम नॉर्मली BG, चलो आगे यहाँ पे, हाँ CDN हमारा कनेक्ट हो चुका है। जैसे हम क्या लिखे BG ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर दिए। 500 यहाँ पे कितने मात्रा में लगाना है, कितने क्वांटिटी में लगाना वो होगा, इसको हम हटा भी देंगे। तो चलो लगा ही देते हैं, सपोज करो 100 कर देते हैं, क्या कितना लगाना है वो बता देते हैं। तो 500 में थोड़ा सही लग रहा था तो 500 के। अब मान लो कि जैसे अभी हम होवर पे CSS लगाए थे यहाँ पे, कि होवर पे क्या होगा नहीं होगा। तो अगर हमको होवर पे करना था तो होवर्स पे क्या करना है, बैकग्राउंड ब्लू 700 कर दिया यहाँ पे। टेक्स्ट वाइट नॉर्मल करना था तो नॉर्मल कर दिया। होवर और कॉलन, ये क्लास का नाम हो, हम नॉर्मल क्लास का नाम लिखेंगे और वो CSS अप्लीकेबल्स होगा CDN में, वो वहाँ पे जनरेट करेगा। टेक्स्ट वाइट कर रखा है तो टेक्स्ट वाइट लिख दिया तो टेक्स्ट वाइट हुआ। फॉन्ट क्या रखना था तो फॉन्ट लिख दिया। अब ये PY क्या होता है एंड PX क्या होता है। P से हम पैडिंग बताए थे, यहाँ पे भी हम पैडिंग दिए। Y से हो गया कि वर्टिकली, और X से हो गया हॉरिजेंटली, कि हॉरिजेंटली हमको पैडिंग्स इतने देने, तो पैडिंग्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। राउंडेड मतलब जो इसके राउंड है, जो हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे थे बॉर्डर रेडियस, वही काम यहाँ पे हो। तो जब हम टेलमेंट CSS को यूज करते हैं तो टेलमेंट CSS के केस में हमें फायदा क्या हुआ कि हमको अननेसेसरी अब बहुत ज्यादा CSS नहीं लिखना पड़ा। देखो तो हम CSS लिखे ही नहीं, CSS फाइल की नीड ही नहीं, हम बस क्लास लिखे और उस क्लास के अकॉर्डिंग काम करने लगे। तो फायदा ये हो जाता है अगर हम CDN यूज कर ले, तो अब हमें CSS फाइल नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ HTML का कंटेंट पे ध्यान दे, और कंटेंट पे ध्यान देने के बाद हम क्लास पे ध्यान देते जाएंगे, क्लास ये। तो जब मैनुअली कोड लिखते थे तो उस टाइम पे भी हम यही करते थे, क्लास धीरे धीरे याद हो जाता था, वो क्लास लिखते चले जाते थे। बट अभी AI यूज करते थे, AI से भी। कल हम लोग क्या किए थे, CSS जब AI को प्रॉम्प्ट दे रहे थे तो वहां पे बताया उसको कि देखो तुम नॉर्मली HTML CSS को यूज करना, और नॉर्मल HTML CSS से ये लॉगिन पेज बना। तो कल वाले कोड्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या किया था, उसने कंप्लीट CSS खुद से लिखा। लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं कि नहीं तुमको टैलविंड CSS को यूज करना है, या बूटस्ट्रैप को यूज करना, जो भी टैलविंड हम लोग प्रीफर करेंगे, टैलविंड को यूज करना है, तो टैलविंड के केस में इस तरीके से होगा। जैसे ही देखो इसका CDN लगा है, सजेशन उस तरीके से देने लगा। मान लो हमको इनपुट बॉक्स बनाना होता, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स तो हम बनाए, नॉर्मल तो दिए। अब इसमें जैसे हम देखो क्लास लगा है, उस क्लास के अकॉर्डिंग ये डिजाइनिंग कितना बेटर है। अब ये CSS हम नहीं लिखे, बट जो इनपुट बॉक्स देखोगे वो बहुत बेटर हो चुका है। मान लो कि इसमें थोड़ा सा गैप कर लेते ऊपर से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन्स के ऊपर
कंटेंट लिख देते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ, ताकि हम नीचे चले जाए। ठीक है, ये इनपुट बॉक्स को देखोगे तो फॉर्म टैग ले लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं धीरे धीरे। सजेशंस तो अभी इनेबल्स कर रखे हैं का, तो वो सजेशन से मिल रहा है। और देख लो बहुत बेटर डिजाइन है। यहाँ पे हमको चेंज करना होता है, बॉर्डर का कलर चेंज करना होता है, जो भी चेंजेस करना होता है उस तरीके से यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। फोकस पे किस तरीके से होगा नहीं होगा, ब्लू की जगह कोई और करना होता है तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इतना क्लास कैसे याद रखेंगे? क्या, कोई बात नहीं, क्लास याद नहीं रखना है, अभी एआई है ना वो याद रख लेगा। समझना है कि क्या चीजें हो रही हैं, टेलमेंट सीएसएस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उतना ही समझना है। अभी के टाइम पे हमारे लिए उतना ही नीड है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि टेलमेंट सीएसएस को यूज करना है तो कैसे करेंगे, सीडीएन यूज करना है कि नॉर्मल यूज करना है, किस तरीके से। फिलहाल सीखना है तो अभी हम सीडीएन ही यूज करेंगे, बाद में हमको सीडीएन मन नहीं होगा तो हम नॉर्मली यूज करेंगे। डिफरेंसेस क्या है सीडीएन में और नॉर्मल में? नॉर्मल के केस में जो सीएसएस के फाइल्स होंगे वो जनरेट करेंगे यहाँ पे, और जितने भी सीएसएस के कोड हो लास्ट में वो जनरेट करके दे देगा, हम लिखेंगे, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ये टेलमेंट सीएसएस का काम था। और टेलमेंट सीएसएस को हम रियल टाइम में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज फायदा तुम्हें दिख रहा है। तो अब अगली हम एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे। बट अभी लॉगिन पेज ही डिजाइन करते हैं, सपोज करो इस बार हम रजिस्टर पेज डिजाइन करते हैं। और इस बार जो रजिस्टर पेज डिजाइन करेंगे, इस बार हम लोग टेलमेंट सीएसएस को यूज करने वाले हैं। वो पिछले क्लास में तो हम कोडेक्स को यूज किए थे, इन सबको इंटीग्रेट कैसे करना है सब बता देंगे, या ट्राई करना तुम लोग खुद से भी करने का। और एक और आईडीई के बारे में बताएंगे आज, जो आईडीई फ्री एआई इंटीग्रेशन देता है, कि वहां पे भी एआई यूज कर सकते हो फ्री में। सेम ही फाइल है, वहां पे ओपन कर लोगे, VS कोड के जैसे ही है, उसको यूज कर लेना वहां पे भी एआई मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से यूज कर लेना, यहाँ पे फुल हो जाएगा तो वहां यूज करना, कोडेक्स को यूज कर लेना। देन अगर इन सब से भी नहीं हो पा रहा है काम, तो कहाँ से फ्री में मिल जाएगा वो भी बताएंगे। फिलहाल हम एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, और लास्ट क्लास में भी प्रॉम्प्ट देने के लिए बताए थे कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट्स का कुछ सीन है, और क्या क्या है। पहला कि वो उसका काम क्या है, वो है कौन बताना पड़ता है, भूल जाता है कि कौन है। जैसे रामायण में देखो हनुमान जी को याद दिलाया था, है कौन भूल गया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी यही हमारा भूल जाता है कि वो है कौन, तो उसको याद दिलाना पड़ता है, देखो कि तुम कौन हो। हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी लिखेंगे तो चलेगा, पर ट्राई करना इंग्लिश में ही। या नहीं तो हम लोग यही चैट जीपीटी या क्लॉड को किसी को यूज करते हैं प्रॉम्प्ट्स के लिए। लास्ट क्लास में तो हम खुद से ही प्रॉम्प्ट दिए थे, बट आज हम लोग कोई एआई को यूज कर लेते हैं, चैट जीपीटी या क्लॉड को। ठीक है, सपोज करो क्लॉड को, क्लॉड यूज किए होगे तुम लोग। देखते हैं अगर क्लॉड इसमें लॉगिन होगा तो हम क्लॉड को यूज करके दिखाते हैं कि क्लॉड को प्रॉम्प्ट्स के लिए कैसे यूज करें। चैट जीपीटी को भी सेम चीज के लिए यूज कर सकते हैं। लॉगिन तो है, ठीक है। तो मुझे इससे प्रॉम्प्ट मांगना है, चाहे तो हम मैनुअली भी प्रॉम्प्ट दे सकते थे, बट ट्राई करते हैं कि हम प्रॉम्प्ट नहीं से जैसे इमेज वगैरह के लिए प्रॉम्प्ट लेते तो ठीक है ऐसे। तो जब इसे हम प्रॉम्प्ट मांगेंगे, क्रिएट रजिस्टर पेज यूजिंग HTML एंड Tailwind CSS। ठीक है, प्रीमियम लुक मांग लेते हैं, या नॉर्मली रहने दो। अब वो तभी जो हम लास्ट क्लास में पूरा प्रॉम्प्ट खुद से लिखे थे, अब वो पूरा प्रॉम्प्ट ये लिखेगा। ठीक है, पाइसीडियन लिख दिया। अब इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करना होता है। देखो जब भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो इस तरीके से कंप्लीट डिटेल्स देना होता है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, यानी जैसे मांग लेते हैं कि नहीं मुझे कॉपी बॉक्स में दे दो। सपोज करो इसको हम लिए यहाँ से नोटपैड पे सही कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कॉपी बॉक्स में मांग लेंगे, जहाँ से हमारा प्रॉम्प्ट। बाकी चीजें हटा दो यहाँ से। प्रॉम्प्ट आ चुका था। इन केस मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना होता तो पहले चेंज कर लेते हैं, फिलहाल नहीं किया है, इसको यूज करना है तो प्रॉम्प्ट्स में लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट आ चुका है, इसको चेंज कर लेते हैं, जैसा प्रॉम्प्ट रहेगा वैसा काम करेगा। और इस प्रॉम्प्ट्स को हम जैसे यहाँ पे देंगे कंप्लीट हो जाएगा इस बार हमारा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर्स पेज अब क्रिएट करेगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं।
ठीक है, कोड आ चुका है और ध्यान से देखोगे तो सीडीएन लगा चुका है यहाँ पे। टेलविंड सीएसएस को मुझे यूज करना था तो टेलविंड सीएसएस का सीडीएन लगा दिया इसने और पूरा कोड लिख दिया। अब इसमें जो चेंजेस करना होगा हम चेंजेस कर लेंगे, बिकॉज मुझे समझ आ चुका है कि क्या चीजें कैसे चेंजेस करेंगे, किस टैग का क्या मीनिंग था नहीं था वो बता रखे थे। वैसे तो हम प्रॉम्प्ट से भी हर चीज कर सकते हैं, बट हमेशा हम प्रॉम्प्ट पे नहीं रहेंगे, मैनुअली भी किया करेंगे। और ध्यान से देखो तो हमारा रजिस्टर्स पेज बन चुका है और बहुत बेटर बना होगा। अगर लाइव सर्वर्स पे भी चलेंगे, लाइव सर्वर्स भी हम लोग का रन ही था, तो इधर लाइव सर्वर्स पे आ जाते हैं। ये लाइव सर्वर्स और देखोगे तो रजिस्टर्स पेज बन चुका है और कंप्लीट रजिस्टर्स पेज बन गया और एक भी लाइन हम कोड्स यहाँ पे नहीं लिखे। कोई दिक्कत नहीं है, कोड्स लिखना भी नहीं था और वैसे भी कोड लिखने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। कंप्लीट वेबसाइट्स भी बनाएंगे और बिना कोड्स का ही बनाएंगे, बट पता होना चाहिए कि किसको यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें पता चल रहा है तो हम कर पा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो तुम नहीं कर पाओगे, यही डिफरेंस होने वाला है। तो टेलविंड सीएसएस को इस रजिस्टर्स पेज के लिए यूज किए और टेलविंड सीएसएस का क्या काम था, फायदा क्या होगा वो हम समझे। तो जब हम नेक्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें पता होगा कि प्रॉम्प्ट्स में क्या लिख रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है नहीं। ये डिफरेंसेस होने वाला है अभी वेबसाइट्स बिल्डिंग में और पहले जो बिल्ड करते थे। पहले हम लोग ये कोड्स मैनुअली लिखते थे। टेलविंड सीएसएस पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी यूज हो रहा था। एचटीएमएल पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी यूज हो रहा है। दोनों में बस फर्क ये है कि पहले जब हम लिखते थे तो मैनुअली लिखते थे। ठीक है। कोई क्वेश्चंस? कब से वॉइस नहीं आ रहा? कितने देर से वॉइस नहीं आ रहा? ओके, समझ आया यहाँ टेलविंड सीएसएस क्या होता है, क्यों यूज करेंगे, फायदा क्या होगा। देखो फ्रंट एंड तो लगभग हम लोग प्रॉम्प्ट से ही कर लेंगे, बैकएंड्स में थोड़े से इशू आते रहते हैं, बैकएंड्स में कोड देखने पड़ते हैं। अदरवाइज तो वो भी नहीं। बैकएंड्स में इसलिए देखना पड़ता है बिकॉज सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी की वजह से मुझे खुद से मैनुअली देखना पड़ता है और क्या चीजें यूज करेंगे नहीं करेंगे, कौन से फाइल का क्या काम है वो समझना पड़ता है। कोड रेयर केस में ही देखते हैं, बहुत कम चांस होगा कि फ्रंट एंड में हम लोग कोड देखेंगे। और अभी HTML और Tailwind CSS के थ्रू हम पूरा बना लिए और कोड हम नहीं देखे। देखिए कितने देर कोड देखे हम लोग, कोड तो देखे ही नहीं। तो यही चीजें चल रहा है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग से ही बनाएंगे। बोलोगे तो सर फिर जॉब का क्या होगा, जॉब क्या क्या होगा उसका मत सोचो, अभी फिलहाल तो ये सीख लो, फिर बताते हैं कि क्या होगा नहीं होगा लास्ट क्लासेस में, जब हम लोग वेबसाइट्स को लाइव करने के लिए सीखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है टेलविंड सीएसएस क्या होता है वो समझने में और प्रॉम्प्ट से कैसे यूज करेंगे वो समझने में, तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टेलविंड से ऐसे समझ आ चुका है, टेलविंड सीएसएस को यूज कर लोगे। टेलविंड सीएसएस बना ही लिए थे, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक और प्रॉम्प्ट देते हैं इसको और बोलते हैं लॉगिन पेज बना, रजिस्टर्स पेज बना ही लिए थे तो लॉगिन पेज भी हम लोग बना लेते हैं, लॉगिन रजिस्टर्स। और साथ ही साथ अगर फॉरगेट पेज पासवर्ड पेज भी बन जाए तो थोड़ा सा एप्लीकेशन तो हम लोग का लगभग रेडी हो जाए। ठीक है, प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे ही चुके थे, अगेन हमको प्रॉम्प्ट देते हैं तो कंप्लीट प्रॉम्प्ट फिर से देंगे। वहां पे भी अगर प्रॉम्प्ट्स में देखोगे तो वहां पे भी यही मेंशंस था कि यू आर सीनियर डेवलपर्स या यू आर फ्रंट एंड डेवलपर्स, इस तरीके से मेंशंस कर देते हैं।
बोलो सर इतना टाइम लग रहा है टाइप करने में, इससे अच्छा तो हम लोग वहीं से लिखवा लें। मैक्सिमम टाइम वहीं से लिखवाते हैं, बस वेरीफाई करके उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सेक्शंस दे दिए। टेक यूज करने के लिए बोलेंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएगा हमारा HTML एंड टेलविन। CDN लिख दोगे तो सेट CDN से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये प्रॉम्प्ट देते हैं बहुत छोटा से लिखे, पूरा कंप्लीट्स नहीं लिखे। बट अगर हम लोग AI से लिखवाते तो वहाँ पे कंप्लीट्स हो जाता। तो अब देखोगे तो एक और पेज यहाँ पे क्रिएट्स होगा, या फिर इसी फाइल्स पे ये कोड लिखेगा लॉगिन का भी। और उसमें भी सेम टेक्नोलॉजी यूज करेगा, HTML को और कैलविन CSS को। ठीक है, सेम फाइल पे किया तो यहाँ पे ये चेंजेस किया। अभी छोटे छोटे कोड लिख रहे हैं तो आसानी से हो रहा है, बट इस कोड को हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे, नहीं करेंगे। फिलहाल तो कीप करते हैं हम। और अगर प्रीव्यू यहीं पे देख ले तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। या लाइव पे भी चलेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, कनेक्ट भी कर चुका है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो डिजाइनिंग हम यूज करना चाहते थे, या बैकग्राउंड्स में सपोज करो हम यहाँ पे चाह रहे थे कि बैकग्राउंड्स में हम लोग कल पर थे ग्रेडियंट कलर्स को यूज करना। यहाँ पे इसको बता देते कि यार बैकग्राउंड्स में ना ग्रेडियंट कलर यूज करना। आई वांट टू यूज, जैसे नॉर्मली चैट्स करते हैं ठीक इसी तरीके से चैट करेंगे। और अब बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दिया होगा, ग्रेडियंट्स कर दिया होगा, और जब हम इसको ओपन करेंगे बैकग्राउंड कलर इसका ग्रेडियंट्स होगा। ठीक है, ग्रेडियंट्स है यहाँ पे, ऐसे नहीं दिख रहा। यहाँ पे देख लोगे लॉगिन पेज का बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट। प्रॉपर कलर्स नहीं बताया तो इसलिए अपने मन से किया, हम कलर्स जैसा बनाना चाहते हैं उस तरीके से बता दें कि वहाँ पे ये वाले कलर्स को यूज करना है, वो कलर्स दे दे तो कलर्स। ध्यान से देखो ग्रेडियंट है यहाँ पे, प्योर डार्क में है, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। या कलर कॉम्बिनेशन हमें जो पसंद है वो कलर या तो इसको बता देते हैं, या वहाँ पे ग्रेडियंट ये लगाया होगा तो वो यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा बताएंगे हम उस तरीके से होगा। अब बोलोगे सर इतना छोटा कोड था तो चलो हम लोग मैनेज कर लिए इसको। बट इन केस अगर कोड बड़ा होगा, कोड बेस हमारा बड़ा होते चले जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अभी अभी अगर हम देखें लॉगिन और रजिस्टर पेज में इतना बड़ा कोड हो चुका है। तो इन केस अगर हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशंस बनाएंगे तो कैसे मैनेज करें। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं गिट को। तो गिट्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे कि गिट को किस तरीके से यूज करेंगे। तो गिट में AI नहीं है। हाँ, AI को बोलेंगे कि गिट में क्या करना है नहीं करना है तो बता सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि AI को बताना पड़ता है कि हमें क्या यूज करना है, क्या करना है, नहीं करना। तो वो हमें पता होना चाहिए कि किसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं करना। ठीक है, हमें कोड नहीं देखना है, हमें कोड उतना जानना भी नहीं है। बट करना क्या है, उससे क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी होगी। इनकेस अगर हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोड की कि हम उस चीज को आगे कर सकें। ठीक है, तो लॉग इन, रजिस्टर्स और फॉरगेट पेज, ये तीनों पेज कंप्लीट डिजाइन कर सकते हो। कंप्लीट डिजाइन कर लोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यही इंस्टॉल्ड हो चुका है, नहीं हो चुका है तुम्हारे VS कोड में, हो गया है तो ये कंप्लीट करके ग्रुप में भेज देना। कल हम लोग गिट हब्स को पढ़ने वाले हैं, या गिट को पढ़ने वाले हैं कि वो क्यों यूज करते हैं। गिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गिट्स को कंप्लीट करेंगे। और गिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें AI का कुछ भी नहीं है। क्या इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में? AI के लिए कुछ नहीं, VS कोड इंस्टॉल्ड है सबके में, सभी के सिस्टम में VS कोड है। तो VS कोड है, वहां पे क्या करोगे तुम, एक मिनट रुकना। अभी नॉर्मली जब आओगे ये वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी तो ऊपर भी तुम्हारा चैट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अभी कंटिन्यू नहीं करने दे रहा। या ऊपर में साइन इन का ऑप्शन है, अगर यहाँ नहीं मिले तो यहाँ अगर क्लिक करोगे तो देखो साइन इन यहाँ पे भी मिल जाएगा, सेटिंग्स में आओगे तो। ठीक है, सीधे तुम ऊपर में साइन इन पे क्लिक करना।
पूछेगा लॉगिन करना है तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, बिकॉज गिटहब से लॉगिन करना था तो गिटहब से हम लॉगिन कर लेते हैं। गिटहब पे रजिस्टर कर लेना, लॉगिन जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे चैट इनेबल्स हो जाएगा, हम लोग चैट कर सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा होगा कि एक एप्लीकेशन है, डेबिन को यूज कर लोगे। ये भी बिल्कुल VS कोड के जैसे हैं, जैसे इसको अभी अपन करते हैं। इसमें भी हम सेम, ये भी फ्री अवेलेबल्स है, इसमें अलग AI अवेलेबल्स है। प्रॉम्प्ट सेम ही तरीके से देते हैं यहाँ पे भी हम चैट करेंगे, जो प्रॉम्प्ट देंगे उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये भी फ्री अवेलेबल्स है तो इसको भी यूज कर सकते हो। वो उसमें क्या है, इसमें लिमिटेड ऑप्शंस मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे लिमिटेड ही यूज कर पाओगे। बहुत जल्दी ये फुल हो जाते रहता है, यहाँ पे देख रहोगे तो अभी यहाँ पे 12% यूज हो गया, जो कि अभी हम जस्ट यूज किए ही थे। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट इसके कंपेयर में जो डेविन है, ये थोड़े से ज्यादा प्रोवाइड्स करते हैं, इसको यूज कर लोगे। अगर तुम्हारे पास चैट जीपीटी का प्रीमियम है, जो लिए होगे कुछ दिन पहले, 1 ईयर्स का प्रीमियम फ्री में दे रहा था, तो उस टाइम पे अगर ले रखे हो तो तुम यहाँ पे कोडेक्स सर्च कर लेना। जैसे हम बाकी यूज कर रहे थे ऐसे ही कोडेक्स यहाँ से यूज कर लोगे। तो कोडेक्स को अगर इंटीग्रेट कर लेते, इसको इंस्टॉल कर लोगे और चैट जीपीटी से लॉगिन कर लोगे, तो जो हम लास्ट क्लास में यूज किए थे कोडेक्स, वो भी AI टूल्स है, उसको भी यूज कर सकते। ये सब फिलहाल फ्री में यूज कर लोगे। कल हम लोग पहले गिट पढ़ते हैं, देन इसके बाद एक इनसे भी बेटर जो फ्री में अवेलेबल AI टूल्स है उसको यूज करेंगे। बाकी यहीं पे क्लाउड्स का भी मिल जाएगा, क्लाउड भी यूज करते हो तो क्लाउड भी मिल जाता। बट क्लाउड्स फ्री अवेलेबल्स नहीं है, उसके लिए तुम्हें पेमेंट्स करने होंगे। तो फ्री में उससे बेटर अवेलेबल्स है, हम फ्री में ही बता देंगे। क्लाउड से बेटर तो खैर कोई नहीं है, बट डिपेंड्स करता है कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट देते हो, कैसे यूज करते हो। क्लाउड को भी प्रॉम्प्ट अगर गलत दोगे तो वो भी सही से नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्लाउड्स है तो क्लाउड्स को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्लाउड को यूज करोगे, क्लाउड फ्री अवेलेबल नहीं है तो हम इसीलिए क्लाउड्स को यूज अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो डेविन को यूज कर लो या फिर VS कोड को यूज कर लो, गिटहब से इसको लॉग इन कर लेना। कल तो गिटहब पढ़ेंगे, वो क्लियर हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, अभी लॉग इन कर लो जिसको जिसको इशू आ रहा था, जिसका लॉग इन नहीं हो रहा था। जेमिनी यूज कर लोगे, जेमिनी नहीं, एंटी ग्रेविटी नाम है। एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लेना, ये भी AI टूल्स ही है। जेमिनी के थ्रू मिलेगा एंटी ग्रेविटी। ठीक है, इसको यूज कर लेना। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है अगले क्लास में हम बता देंगे। सेम ही तरीका है, वहां पे भी वैसे प्रॉम्प्ट ही देते, बट अभी फिलहाल इसमें थोड़े से ज्यादा मिलेगा। अगर जियो नंबर से तुम्हारे पास, तो जियो में फ्री में मिल जाता है ये, तो जियो में से लॉग इन कर लोगे तो आसानी से इसको यूज कर सकते हो। ये सभी AI टूल्स हैं, इन सभी को यूज कर सकते हो। टाइमिंग को भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोडेक्स को यूज कर लोगे, को पायलट्स को यूज कर लोगे, कर्सर्स को यूज कर लोगे। अगर पेड लेना है तो क्लाउड्स को यूज कर लोगे, नहीं तो एंटी ग्रेविटी गूगल्स का है उसको यूज कर लोगे। ये सभी टूल्स है, सबको किस तरीके से यूज करना है एक एक करके देखेंगे। हम उसको यूज कर ही चुके थे कोडेक्स को, आज को पायलट्स यूज किए, अगले क्लास में डेविन को यूज कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी ग्रेविटी को यूज करके देख लेंगे कि किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, किसी का अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन में इशू आ रहा है, तो अभी लॉगिन कर लो और मुझे बताओ क्या इशू। जेमिनी का ही है, गूगल्स का ही जेमिनी है, एंटी ग्रेविटी उसी का है। जेमिनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि डायरेक्टली यूज करें, एंटी ग्रेविटी में जेमिनी भी मिल जाता है। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा।